हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की जियोग्राफी की क्लास को शुरू करते हैं। ये तीसरी क्लास है, इसके पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिए। तो आज के लेसन में पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पिछले लेसन में अक्षांश और देशांतर के बारे में जाना था, तो आज जानेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी जो है वह 2 प्रकार की गति करती है, एक परिक्रमण गति करती है, एक घूर्णन गति करती है। तो घूर्णन गति वो अपने अक्ष पर जो घूमती है वो कहलाती है घूर्णन गति, और जो सूर्य की परिक्रमा करती है वह कहलाती है परिक्रमण गति। तो इसी के बारे में नीचे डिटेल में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यही अभी बताया था, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो याद रखिए, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। यानी जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां पर दिन होता है, और जिस तरफ रोशनी नहीं पड़ती वहां अंधेरा होता है, तो वहां पर रात होती है। क्योंकि पृथ्वी जो है वह गोल है, तो एक समय में इसके एक ही भाग पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है और दूसरे भाग पर अंधेरा होता है। आगे लिखा है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो बात हो रही है इस चित्र की, ये है प्रदीप्त वृत्त। इस तरफ आप देख सकते हैं सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इस तरफ है दिन, और इस तरफ अंधेरा है, यानी इस तरफ है रात। ये यहाँ पर रात है। आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो वह 24 घंटे का समय लेती है। इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए। और ये प्रश्न बिल्कुल यही लाइन छपी हुई थी, पूछा गया है ये प्रश्न कि घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? तो उसे पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिन कहते हैं, घूर्णन के समय काल को। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। लिखा है, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है। आगे लिखा है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमे ही ना तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही रहेगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ती रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जीवन जो है वह अस्त व्यस्त हो जाएगा। कहीं पर दिन ही बना रहेगा, गर्मी बनी रहेगी, और कहीं पर रात ही बना रहेगा, और ठंड इतनी पड़ेगी कि लोग वहां पर जीवित नहीं रह पाएंगे।
आगे लिखा है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो ये जो 2024 है ये लीप ईयर है और इसमें फरवरी जो है वह 29 दिन की होगी। तो लीप ईयर कैसे बनता है? जो 1/4 यानी 6 घंटे होते हैं उनको प्रत्येक वर्ष में छोड़ दिया जाता है और 4 वर्ष में 6 घंटे जो छोड़ दिए जाते हैं वो 4 वर्ष में मिलकर एक दिन बना लेते हैं यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो उस दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है क्योंकि फरवरी में 28 दिन ही होते हैं तो उसमें एक अतिरिक्त दिन को जोड़ दिया जाता है तो फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। और जब फरवरी में 29 दिन होते हैं तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है क्योंकि उसमें उस वर्ष में 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे लिखा है चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी में की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो ऋतुओं में भी परिवर्तन हो जाता है। इस चित्र में समझाया गया है तो चलिए इसको समझ लेते हैं। लिखा है पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। तो पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो यहाँ होता है पूर्व और यहाँ होता है पश्चिम और पृथ्वी जो है वह इसी तरीके से गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है 22 दिसंबर में और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ऐसे ही 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है उत्तर ध्रुव में और शरद ऋतु होती है दक्षिण ध्रुव में। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है। कब है? 21 जून उत्तर अयनांत। और ऐसे ही यहाँ पर शरद ऋतु है और यहाँ बसंत विषुव है और 23 सितंबर को ये होता है। तो सूर्य ये है, इसकी किरणें इस तरफ हैं, ये इस तरफ हैं और ये इस तरफ हैं, इस तरफ हैं। तो इस तरीके से ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर चित्र के बारे में समझाया गया है तो चलिए समझ लीजिए। लिखा है चित्र में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। यानी जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहां पर ऊष्मा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम मात्रा में प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। यानी सूर्य की जो रोशनी है वहाँ बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है
तो इसीलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। आगे लिखा है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। विषुवत व्रत में सबसे लंबा दिन होता है और रात जो है वह सबसे छोटी होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर आय। आगे लिखा है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? दक्षिण अयनांत अभी बताया था, यहाँ ये रहा दक्षिण अयनांत। आगे लिखा है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस चित्र के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उस तरफ ऊष्मा और प्रकाश अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं तो उस तरफ रात्रि होती है, उस तरफ सूर्य का ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त नहीं। तो इस तरीके से ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। तो आज के इस लेसन में पृथ्वी की गतियों के बारे में जाना। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आपको पृथ्वी दिवस याद रखना है जो यहाँ पर अभी बताया था। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन या पृथ्वी दिवस कहा जाता है। तो ये याद रखना है। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, ये भी याद रखना है। एक घूर्णन गति करती है और एक परिक्रमण गति करती है। तो ये महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो बता दिए हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। बाकी समझने वाला था वो समझा दिया है कि किस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली क्लास मिलेगी, आप देख सकते हैं कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी जब तक NCERT पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी। मैं कोशिश करूँगी कि इसके साथ ही प्रैक्टिस को करवाती चलूँ ताकि प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।